ओके, तो फेडरिक विंस्लो टेलर जो है, FW टेलर भी इनको कहते हैं, एंड वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने निकाली है। ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, फिर इसके बाद चैप्टर डन कर देगी ये वाला। सो टेलर was an American who started his career as a machinist in medieval steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress rose to position of chief engineer. He introduced his observation and experiment based on scientific data. Taylor's approach towards management is termed as scientific management. For this contribution in development of management, he is known as father of management, father of scientific management, you can say. So इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या ऐसे कुछ कुछ थ्योरीज दिए हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, साथ ही में कॉर्पोरेट या फिर किसी बिजनेस में आप यूज कर सकते हो। Taylor's management theory is based on scientific experiment. This theory involved the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. मतलब FW टेलर ने जितने भी थ्योरीज निकाले या फिर मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, वो यूज किए जा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए। मतलब इससे ही मालूम पड़ता है कि उनके डिसीजन जो भी रहेंगे वो कैलकुलेटिव रहेंगे, मतलब उनके जो भी एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे वो कैलकुलेटिव रहेंगे, इसीलिए वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो डिसीजन मेकिंग इज द कीवर्ड फॉर यू, और आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है। According to Taylor, problems should be solved by scientific techniques rather than the rule of thumb and trial and error approach. मतलब आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करो, आप प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो कि आप कैलकुलेटिव वे में सॉल्व करो। मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास ऑलरेडी रहना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद होगी। जैसे कि मैथ्स पेपर देख लो ना, मैथ्स में आप सॉल्व करते हो वो प्रॉब्लम्स ही रहते हैं ना। अब स्कूल में और क्लासेस में टीचर्स क्या करवाते हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो एग्जाम में आपको कोई भी सम आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप सॉल्व करने के केपेबल बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मालूम है। तो FW टेलर ने तरीका देके गए थे कॉर्पोरेट और बिजनेस इंडस्ट्री को। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फेडरिक टेलर। Scientific management consists of knowing what you want meant to do exactly and seeing it that they do it in the best and the cheapest manner. मतलब आप लोग अपने एम्प्लॉय लोग से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, उनको क्या काम करवाना चाहिए और काम कैसे होना चाहिए, एक चीप मैनर में और बेस्ट वे में। मतलब आपके पैसे भी बचाए और आपका काम भी प्रॉपर हो सके। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। Science, not thumb rule, no, not rule of thumb. In order to increase the organization efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through scientific analysis of work. मतलब ट्रायल एंड एरर मत करो, सीधा साइंटिफिक एनालिसिस करो और उसके बाद काम करो। मतलब आपको अगर एक हिल चढ़ना है तो चढ़ के गिरना, मतलब आप चढ़ रहे हो गिर गए, चढ़ रहे हो गिर गए, ट्राई एंड ट्राई मत करो। ट्राई करो बट साइंटिफिक वे में। वो हिल कैसा है, हिल गीला है क्या, बिना चप्पल के चढ़ सकते हैं क्या, मतलब एक ऐसी अप्रोच यूज करो जिससे आप प्रॉपरली उस पर्टिकुलर काम को यूज कर सकते हो। मीन्स एक लॉजिकल और एक साइंटिफिक अप्रोच। Rule of the thumb decisions are based on personal judgment of the manager. Taylor insisted upon scientific methods for every small work. This principle is concerned with selecting the best way of performing a job after scientific analysis, that a job and not by trial and error method. मतलब आप कैसे करो, एक जॉब करो, और जॉब कैसे करो, साइंटिफिक वे में। मतलब एनालिसिस करो, फिगर्स को एनालाइज करो। अब जैसे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं तो जो लोग एनालिटिक्स टीम रहती है, ऑब्जर्वेशन टीम रहती है, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उससे तो अपने को डेटा मालूम पड़ता है कि रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलता है, वही शॉर्ट बॉल अगर सुरेश रैना को डाले तो वो अच्छा नहीं खेल पाता है। तो ये सब साइंटिफिक अप्रोच रहते हैं। स्टैंडर्ड रिक्वायर टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। मतलब आपको किस तरह से आपका जॉब करवाना है वो मैनेजर डिसाइड करना है। This will help in saving the time and human energy and will result to expected standard output. ये सब अगर आप प्रॉपरली करोगे तो आपको अपना गोल जो है वो प्रॉपरली मिलेगा। According to Taylor, even a small production activity like loading iron sheets into the box car can be scientifically planned.
मतलब छोटी से छोटी एक्टिविटी भी साइंटिफिकली प्लान हो सकती है। जैसे आपकी स्टडीज, आपको अपनी कैपेसिटी मालूम है, उस हिसाब से आप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, there should be harmony between the employee and the management. The coordination will help in minimizing the conflicts between them. Perfect understanding between the employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goals. That is success. Organization should think about maximum prosperity of the employees also. मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज की मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना चाहिए। और कैसे सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय लोग के साथ अच्छा रिलेशन रखो। एम्प्लॉय लोग के साथ जब आप अच्छा रिलेशन रखते हो तभी क्या होगा, तब क्या कर सकते हो आप, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी बनेगी, एक वातावरण बनेगा जहां पे लोग कोऑर्डिनेट करने के लिए आपसे रेडी होंगे। सॉरी। मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। The principle focuses on change in the attitude of the employees and management towards each other. Both should realize their equal importance in the organization. They should give full cooperation of achieving of goals in the organization. This will increase the productivity of profits. मतलब आप एम्प्लॉय को और अपने खुद को एक ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि आप बोथ शुड रियलाइज द इक्वल इंपॉर्टेंस, कि आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। जो आपके लिए काम कर रहा है और जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो मैनेजर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर हैंड इन हैंड प्रॉपरली काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। The principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employee and management. Due to cooperation, trust, team spirit, internal competition will turn into healthy working environment. Management should always consider the suggestions given by employee in decision making process. मतलब ये somewhat कैसे sound कर रहा है कि पहले तो वो हेनरी फ्योल का जो इक्विटी का प्रिंसिपल एंड उनका प्रॉपर इनिशिएटिव का प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन ये लगता है कि कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, टीम वर्क बढ़ेगा तो ही प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। Employees should be treated as an integral part of organization in all respect. At the same time, employees should resist themselves from going on strike and making unnecessary demand from the management. They should treat each other as two pillars of the organization. मतलब एम्प्लॉय ने एक दूसरे को कैसे ट्रीट करना चाहिए कि ये लोग एक पिलर्स है, जो पिलर्स ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करके रखती है। अब उससे क्या होगा, कॉर्पोरेशन बढ़ेगा और कॉर्पोरेशन बढ़ने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला पॉइंट इज एज सिमिलर एज डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पढ़ाऊंगा नहीं, आप खुद पढ़ लेना बच्चे लोग। और अगर ये देखना है तो मेरे जो सीरीज है, फर्स्ट चैप्टर की सीरीज है, उसको फॉलो कीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। Development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Best performance of any organization always depends on the skills and capability of its employee to great extent. Thus, providing training and development to the employee whenever required is very essential. It is ultimately affecting the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉय लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, उसके अच्छे के बारे में सोचोगे और बोलोगे कि उसको अगर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होगा, तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी। बिकॉज आपका अगर अनट्रेन्ड एम्प्लॉय कस्टमर के साथ काम कर रहा हो, कस्टमर को सर्व कर रहा हो, तो वो कुछ ना कुछ गलती कर सकता है। बट अगर एक प्रॉपर ट्रेंड एम्प्लॉय अगर आप खड़ा करते हो और उसको कस्टमर को बोलते हो सर्व करो, तो वो हमेशा आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ गई तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। अब ये टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे, ओके, लास्ट पार्ट है चैप्टर का। वर्क स्टडी। Before assigning the work to available workforce, proper work study should be done by management. Work study consists of an organized, systematic and critical assessment of various activities. एक मिनट इसको जरा बड़ा करते हैं। Of various activities, work study is based on techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study.
अब वर्क स्टडी करना यानी कि आप वर्क को स्टडी कर रहे हो, और वर्क को स्टडी करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो कि वो वर्क का तरीका जान रहे हो, पैटर्न जान रहे हो, जिससे आपको फायदा होगा और आपका काम जो है वो टेक्निकली राइट होने की कगार पर होगा। टाइम स्टडी, it's the technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task. With the help of time study, the practice time required for each element of work is determined. It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under given conditions. It is useful for measure the efficiency of an employee and to control the cost of the work. मतलब टाइम स्टडी में आप स्टडी करते हो कि एक एम्प्लॉय को टाइम कितना लगता है एक पर्टिकुलर काम करने में। फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादा से ज्यादा होटल इंडस्ट्री में यूज होता है कि समझो मैंने ऑर्डर किया, मुझे आज पालक पनीर खाना है, तो होटल के वेटर को मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा सर, तो वेटर बोलता है सर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तो 10 मिनट उसने अंदाजे से नहीं बोला, 10 मिनट उसको बोला गया है कि आप 10 मिनट बोलो, बिकॉज होटल का जो शेफ है उसको पालक पनीर बनाने में 7 मिनट्स लगता रहेगा और 3 मिनट्स ऑफ सर्विंग, तो इसीलिए वो 10 मिनट बोलता है, बिकॉज होटल ने ऑलरेडी टाइम स्टडी किया है कि एक डिश सर्व करने में कितना टाइम लगता है, तो इसीलिए टाइम स्टडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। मेथड स्टडी, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट चैलेंजिंग टास्क फॉर अ मैनेजर। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ रॉ मटेरियल एंड improving the utility of all resources as predefined objectives. It is helpful in determining the methods for handling the raw material, transportation, inspections, shortage, etc. मतलब आप वो भी स्टडी करो कि कौन से मेथड से काम किया जा रहा है, ताकि आप 4-5 मेथड स्टडी करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि बेस्ट और टाइम सेविंग मेथड कौन सा है। खाना बनाने के अलग अलग मेथड्स है और उसको स्टडी करो, और स्टडी करके आपकी जो जरूरत के हिसाब से जो मेथड आपको सूट कर रहा है, जो मेथड आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, वो मेथड को आप यूज कर सकते हो। और ये खाली मैं होटल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, सब इंडस्ट्रीज में आप ये चीजें यूज कर सकते हो। मोशन स्टडी, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स movement of an employee as well as machine while completing a particular task is very important. It is helpful in elimination of unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. It is also helpful in improving the efficiency of the employee. Motion technique is used to know whether some elements of a job can be eliminated or the sequence can be changed for smooth flow of task. अब देखो मोशन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये पॉइंट आप याद रखिए। मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन्स while completing a particular task. मतलब कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं जो जरूरत नहीं रहते हैं करने की, फिर भी एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर काम करता है जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आजकल क्या रहता है कि जिम में ना, आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, तो जिम में क्या करते हैं, जिम में आईपीएल का मैच लगाते हैं, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिम पे नहीं। तो जिम वाले को ये मालूम पड़ा तो उसने दूसरे दिन से आईपीएल लगाना बंद किया और लोगों को कहा कि हमारा मेन मोशन जिम करना है, मैच देखना हमारा मोशन नहीं है। तो दैट इज मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत से काम रहते हैं मशीन के साथ भी, एम्प्लॉय के साथ भी, जो करने की जरूरत नहीं है फिर भी होता है वो, तो उसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। फटीग स्टडी, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विद सफिशिएंट ब्रेक्स, टारगेट प्रेशर, heavy working tools and poor working conditions result in physical and mental stress, that is fatigue. It has an adverse effect on health and efficiency of the employee. The study of fatigue and the step to reduce the level of fatigue is important to maintain the operation efficiency of the employee. मतलब फटीग यानी कि एम्प्लॉय का भी ध्यान दो, एम्प्लॉय जिस कंडीशन में काम कर रहा है वो कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, उसको सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कि नहीं, आप प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस दे रहे हो कि नहीं, उसको ज्यादा टारगेट्स का मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो सब स्टडी करोगे, अगर आपके कंपनी का एम्प्लॉय या वर्कर ही थका हुआ है तो वो कैसे आगे जाके आपके कंपनी के लिए प्रॉफिटेबली और एफिशिएंटली काम कर पाएगा। एफिशिएंटली यानी कि कम टाइम में ज्यादा काम, कम टाइम में ज्यादा काम, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट, एफिशिएंसी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, Taylor advocated standardization of tools and equipment. Standardization work environment and method of production help to reduce spoilage and wastage of material. Cost of production, fatigue among the workers and it improve the quality of work. मतलब आप एक स्टैंडर्ड सेट करो कि नहीं आज के दिन खाली 100 बिस्किट, 100 से एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं,
तो वो 100 बिस्किट जो सेलेक्ट किए हो वो एम्प्लॉय लोग के कैपेसिटी में है या नहीं है, कि खाली आप थोपते जा रहे हो और वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टारगेट दो और एम्प्लॉय के बारे में, उसके वर्क एनवायरनमेंट के बारे में स्टैंडर्ड सेट करो कि रोज के रोज कंपनी और ऑफिस में क्लीनिंग होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको सेट करना है, मैनेजर को सेट करना है। मैनेजर जब इसे सेट करेगा तब ही और तब आप जाके आगे अपने कंपनी को और अपने बिजनेस को लेके जा सकते हो। साइंटिफिक टास्क सिस्टम, टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। Scientific work setting is important to prevent the employee from doing much below their capacity. By using this technique, employee will complete the task according to the standard given, and management can keep proper control on optimum utilization of workforce. मतलब साइंटिफिक टास्क देखो, मतलब टास्क मेजर करो कि एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी कितना है दिन में काम करने की। अगर एक एम्प्लॉय है उसके 15 किलो, एक बिस्किट की फैक्ट्री में उसकी 15 किलो कैपेसिटी है कि वो दिन का आटा गूंद सकता है, 15 केजीज ऑफ आटा ही कैन मेक, तो उसको 15 केजीज जितना ही काम कराओ। अगर उससे ज्यादा कराओगे तो वो ऑप्टिमली यूज नहीं होगा, वो ओवर यूज होगा। कंपनी में मैनेजमेंट को या फिर मैनेजर को रिसोर्सेस ऑप्टिमल यूज करने हैं, ना ज्यादा ना कम, प्रॉपर, जिससे वेस्टेज भी नहीं होगा और थकावट भी नहीं होगी और स्पॉइल भी नहीं होंगे रिसोर्सेस। Scientific selection and training. Management can select the right person for the right jobs by using scientific selection procedure. It needs to fix the job specification as per the requirement. Employees are selected according to predetermined standards in an impartial way. After selection, management should provide the proper training to increase their efficiency. इसका मतलब यह है कि अपने एम्प्लॉय प्रॉपरली सेलेक्ट करो और ऐसे एम्प्लॉय सेलेक्ट करो कि वो फील्ड में इंटरेस्टेड है। मतलब एक कॉमर्स किया हुआ बंदा, कॉमर्स से पास आउट हुआ, उसको आप लोग बोल नहीं सकते कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है, ये साइंस का जॉब है। नहीं, एम्प्लॉय का भी विजन देखो और एम्प्लॉय को पार्शियल वे में मत करो, इम्पार्शियल वे में करो। मतलब जो लायक है, ठीक है, जो केपेबल है, उसके मेरिट पे उसको सेलेक्ट करो और ये सिलेक्शन के बाद भी उसको ट्रेनिंग दो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो किस हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, अगर उसको आप ट्रेनिंग नहीं देते, वो सेलेक्टेड है अच्छा खासे मेरिट में, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक गोल्ड है पर वो चमक रहा नहीं है। तो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है मैनेजर्स को। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस concept of Taylor, planning is separated from implementation. That means planning is done by different people and actual work is supervised by different people. Thus, every work will be supervised by two different set of supervisors. He recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. They are categorized as follows. मतलब हेनरी फ्योल ने क्या किया कि प्लानिंग टीम अलग रखी और जो काम करने वाली टीम अलग रखी। मोस्टली क्या होता है, अगर आप प्लानिंग और काम करने वालों को एक साथ करोगे तो वो पूरा खिचड़ी बन जाएगा। प्लान सेट करने वाले दूसरे रखो ताकि वो लोग प्लानिंग का काम प्रॉपर कर सके, कंपनी के टारगेट्स कितना है, कंपनी को कितना प्रॉफिट कमाना है, और प्लान पे काम करने वाले लोग अलग रखो। तो जिससे क्या, वो प्लान पे ही फोकस रहेगा, डे टू डे कितना काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारा प्लान क्या है। तो एक प्लान बनाने वाले और एक प्लान पे काम करने वाले, ऐसे दो ग्रुप बनाए थे टेलर ने, जिससे अभी भी लोग बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। नाउ ये कैटेगरी देखते हैं। एट प्लानिंग लेवल, रूट क्लर्क्स टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। मतलब रूट क्लर्क्स क्या करते हैं कि देखते हैं कि काम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क्स रिकॉर्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे काम खत्म होना चाहिए। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइंस द टाइम इन विच द वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। मतलब वो टाइम एंड कॉस्ट, मतलब कितने टाइम में और कितने पैसे में काम खत्म होगा। डिसिप्लिन ensures that the workers are working as the factory rules। मतलब डिसिप्लिन से क्या होता है कि वर्कर लोग फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। एट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उस पर काम करना, ये इन लोगों ने फ्रेम किया, इन लोगों ने बताया कि ऐसे काम करना है, अभी ये लोग उस काम को करके दिखाएंगे। गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। गैंग बॉस क्या करता है, वर्क को काम करके देता है कि ऐसे काम करना चाहिए। स्पीड बॉस ensures that the work is completely on specific time। स्पीड बॉस क्या करता है, नहीं नहीं नहीं, चलो 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 काम पे लोगो, अपने को काम टाइम पे खत्म करने का, ना लेट ना जल्दी। रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन मैकेनिज्म। मतलब रिपेयर क्या करते हैं, एक बॉस रहेगा जो कंपनी के मेंटेनेंस पे ध्यान देगा। जैसे मशीन में ऑयलिंग हो, मशीन का कुछ पार्ट खराब हुआ तो वो रिपेयर बॉस का काम है।
इंस्पेक्टर एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। इंस्पेक्टर देखेगा, आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, कंपनी का इंस्पेक्टर रहेगा और देखेगा हाँ वर्क प्रॉपर स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है क्या, उस हिसाब से। According to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from their employee। मतलब टेलर भी हेनरी फ्यूल के जैसे बोल रहा है कि वर्क प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो। पहला ही प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का कि अगर वर्क प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज है वो और आप मिलके कंपनी में अच्छा पोजीशन बना सकते हो मार्केट में और आपका बिजनेस बहुत आगे चलेगा। डिफरेंशियल प्राइस रेट वेज प्लान। Remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output. Taylor suggested that the different price wage system. Higher rates are offered to the employee who completed the work more than the standard quality under this system. On the other hand, if an employee is performing the standards, he shall be given low rates of wages. This technique motivates the employee to attain the higher standards performance and earn remuneration at higher rate। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय को प्रॉपरली वेजेस दो और उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से दो। अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उस हिसाब से उसको वेजेस दो। अगर आप बोले दिन में 100 बिस्किट पैक करके रख और उसने 80 किए हैं तो उसको थोड़ा कम पैसा दो रेगुलर। उससे क्या होगा कि उसको भी अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे 100 पैकेट्स ही पैक करने हैं। हाँ, पर जब आप जो टारगेट दो, जो कंपनी जो टारगेट देगी वो कैसे देना चाहिए कि उसके कैपेसिटी के हिसाब से ही देना चाहिए। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे जो है समरी यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो बेसिकली हम लोग ने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। बहुत ही जल्द हम लोग सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके ऊपर उसके पहले अगर लगता है कि कोई दूसरा चैप्टर करना चाहिए तो हम लोग जरूर करो। तो ये चैप्टर कैसे लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई डाउट वगैरह रहेगा तो नीचे कमेंट्स में आप कर सकते हो। चलो बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।